हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वीट एंजल पर। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 25। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। पर्दों को चीरती हुई सूरज की किरणों से काव्या की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही काव्या आदित्य को और जोर से कसकर पकड़ते हुए आंखें बंद कर लेती है। आदित्य, जो कब से काव्या के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, वह बोलता है, गेट अप वाइफी। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, नो, और चेहरे को चादर से ढक लेती है। आदित्य चादर के अंदर हाथ डालते हैं तो काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह आदित्य के हाथ को पकड़कर घूर कर देखती है। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या को देखकर कहता है, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भरता इसे छूने से। काव्या झट से आदित्य के हाथों को छोड़कर अच्छे से खुद को कवर कर लेती है। काव्या अब आदित्य के सीने पर हाथ रखती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर देखने लगता है। काव्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, बस छोटा सा कट था, वो ठीक हो चुका है। आदित्य काव्या के हाथ को चूम लेता है और कहता है, तुम्हारी छोटी सी चोट भी मेरे लिए बहुत बड़ी है, ख्याल रखा करो अपना। तुम पर मेरी जान बसती है, तुम में मेरी जान बसती है। काव्या आदित्य को बस देखती रहती है। आदित्य झुककर काव्या के होठों पर लाइट किस करके पीछे हट जाता है और बेड से उठकर काव्या को अपनी शर्ट देकर वॉशरूम में चला जाता है। काव्या शर्ट को पहन लेती है। कुछ ही देर में आदित्य रेडी होकर बाहर आता है तो काव्या उठकर वॉशरूम चली जाती है। काव्या आईने के सामने खड़ी होकर शर्ट को उतारती है और खुद को देखने लगती है। जगह जगह पर काव्या के बदन पर आदित्य के प्यार के निशान थे, जिसे देखकर काव्या मुस्कुराते हुए शावर के नीचे खड़ी होकर ऑन करती है। दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं। आदित्य को देखते ही सब कोई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सभी ने नोटिस कर लिया था कि आदित्य के आने से काव्या कितनी ज़्यादा खुश थी। आज सभी मेला घूमने आए थे। अर्जुन सपना के साथ चल रहा था। सपना की नज़रें बस अनुराग पर थी, जो सपना को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों ये बात सपना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रोमानी अकेले मेले में घूम रही थी। उसे अकेला देख वंश उसके पीछे आते हुए बोला, ओ भाई की साली, अकेले कहाँ घूमने जा रही हो? रोमानी उसको नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुमसे मतलब? मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी। वंश इस पर जवाब देते हुए बोला, मतलब तो होगा कि तुम इकलौती भाई की साली हो जो। रोमानी इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी। वंश भी रोहान की तरफ चला जाता है। उसके पास पहुंचते ही वंश रोहान से बोलता है, यार तेरी बहन कुछ ज़्यादा ही नकचड़ी हो गई है, हर बात पर चिढ़ जाती है। रोहान सीरियस होकर ही जवाब देता है, हाँ तो तुझे किसने कहा था उसके पीछे जाओ। इस पर वंश चिढ़ते हुए बोलता है, तू भी कम नहीं है। रुखसार का ध्यान तो सिर्फ खाने की चीज़ों पर ही था। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे भूख भी ज़्यादा लगने लगी थी। रुखसार एक तरफ देखती है, जिस भी मासूम सा चेहरा बनाकर सौरभ को उधर इशारा करते हुए बोलती है, सौरभ हमें वो खाना है। सौरभ नजरें उस तरफ करता है तो उसकी भौहें बन जाती हैं। वह घूर के रुखसार को देखता है। रुखसार अब भी मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। सौरभ सख्त आवाज में बोलता है, नो। रुखसार रोनी जैसी सूरत बना लेती है। सौरभ वहां से लेकर रुखसार को एक साइड ले जाता है। रुखसार जिद करते हुए कहती है, हमें वो चाहिए। सौरभ बार बार उसे मना करने लगता है। कुछ देर तक जब रुखसार नहीं मानती तो एकदम से सौरभ कहता है, मान जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर किस कर लूंगा। रुखसार हैरानी से सौरभ को देखती है। रुखसार इधर उधर देखने लगती है। सौरभ ने ये बात थोड़ी जोर से बोली थी, इसीलिए सब कोई उन्हें ही देख रहे थे। रुखसार लोगों को ऐसा घूरता देख शर्म से पानी पानी हो जाती है और सौरभ को देख जल्दी से बोलती है, हमें नहीं खाना कुछ भी। सौरभ मुस्कुराते हुए रुखसार को लेकर जाने लगता है। अब तो रुखसार नजरें झुकाए चल रही थी। पनिशमेंट के बाद तो ध्रुव नजरें झुकाए ही चल रहा था, क्योंकि श्रेष्ठा ने पूरी 2 रात ध्रुव को बेडरूम के बाहर सोने का पनिशमेंट दी थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। श्रेष्ठा ध्रुव को ऐसे देख मुस्कुराने लगती है। तभी ध्रुव कहता है, बेबी ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैं आज रात तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ डियर हबी, कि तुम मुझे ना छोड़ो। ध्रुव के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। सभी बड़े से झूले के पास पहुंचते हैं। काव्या तो झूले को देखते ही आदित्य को लेकर पहले ही बैठ जाती है। तसद रूहानी को लेकर बैठ जाता है। सौरभ एक नज़र झूले को देखता है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, फिर रुखसार के पेट को देखता है। कुछ सोचते हुए सौरभ वहां से रुखसार को खिलाने के लिए ले जाता है। अर्जुन और सपना भी एक साथ बैठने ही वाले होते हैं। सपना बैठ जाती है, लेकिन अचानक ही अर्जुन की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। अर्जुन पीछे मुड़कर हर तरफ देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर प्रीत दिखाई देती है, जो कुछ सामान ले रही थी। अर्जुन सपना को छोड़कर प्रीत की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को कहीं और जाता देख सपना भी उठकर बाहर निकल जाती है। अनुराग अकेले झूले पर बैठ जाता है। सपना उसे अकेला देख उसकी ओर बढ़ जाती है और अनुराग के साथ बैठ जाती है। अनुराग एक नज़र तक सपना को नहीं देखता, वन से रुमानी के साथ झूले पर बैठ जाता है। रुमानी उसे देखकर उठने लगती है कि वंश कहता है, क्यों भाई की साली, मेरे साथ बैठने की हिम्मत नहीं है? रुमानी झूठी मुस्कान देती है और फिर से बैठ जाती है। रूहान वंश को रुमानी के पास बैठा देख सिर हिला देता है, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। रूहान अकेले झूले पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की रूहान वाले झूले में बैठ जाती है। रूहान उस एक नज़र तक नहीं देखता, वहीं वह लड़की नीचे से ऊपर झूले को देखने लगती है। झूले को देख वह लड़की मन ही मन कहती है, अरे यार सबरा, क्या ज़रूरत थी दोस्तों से बेट लगाने की? एक तो ऊंचाई से डर लगता है और यहाँ अनजान शख्स के साथ आकर बैठ गई। फिर हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरी रक्षा करना। अर्जुन प्रीत का पीछा करते हुए जा ही रहा था, लेकिन वह मेले में कहीं गुम हो गई। अर्जुन अब हर जगह प्रीत को देखने लगता है। झूले की सभी जगह भरने की वजह से स्टार्ट होती है। आदित्य शांत बैठा था और काव्या झूले में राउंड लगाने के लिए एक्साइटेड थी। वहीं सबरा, जो रूहान के पास लड़की बैठी थी,
वहीं सौरा जो रोहन के पास लड़की बैठी थी वह कसकर अपने हाथों को एक दूसरे में पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक राउंड पर तो वह वैसे ही बैठी रही, फिर धीरे धीरे आंखें खोलकर वह देखती है तो वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, जिसे देखकर वह डर से रूहान से लिपट जाती है। एकदम से रूहान का चेहरा सर्द हो जाता है। रिहान के मौत के बाद तो उसे लड़कियों से नफरत सी होने लगती है। ऐसा नहीं था कि वह पहले किसी लड़की के से टच अटैच था, बल्कि वो हमेशा से ही लड़कियों से दूरी बना रखता था। सबरा डर से रोहान को कसकर पकड़ लेती है। रोहान उसे अपने से दूर करने लगता है कि सबरा रोहान को और कसकर गले लगाकर बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहान एकदम गुस्से से कहता है, अगर इतना ही डर लगता है तो बैठी क्यों हो। कहते हुए रोहान फिर से सबरा को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन सबरा अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करके कहती है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, प्लीज़। रोहान के हाथ अब रुक जाते हैं। वह अपने हाथ सबरा से हटा लेता है। सबरा उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुकी थी, जिससे रोहान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। कुछ 4-5 राउंड के बाद झूला रुक जाता है। अब भी सबरा वैसे ही रोहान के गले लगी रहती है। रोहान जड़ से सबरा से अलग होता है। सबरा रोहान को देखने लगती है। रोहान वहां से जाने लगता है। सबरा एकदम से मुस्कुराते हुए रोहान के पीछे जाने लगती है। हेलो मिस्टर हैंडसम, सबरा बुलाने लगती है। सबरा एकदम से रोहान के आगे आकर खड़ी हो जाती है। रोहान गुस्से में उसे घूरने लगता है। सबरा उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, वैसे मुझे बस हाइट से डर लगता है, इसके सिवा किसी भी चीज़ से नहीं लगता, तो तुम्हारा ये गुस्सा मेरे काम तो नहीं आने वाला। रोहान उसे नजरअंदाज करके जाने लगता है। वह फिर से पीछे आते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम रुको तो सही। आदित्य फोन पर बात कर रहा था और काव्या आदित्य से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो सामने प्रीत थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, हाय काव्या, तुम यहाँ कैसे। काव्या तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर वह भी मुस्कुराते हुए कहती है, 2 दिन पहले ही हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन तुम तो। प्रीत बीच में ही बोलती है, वो मैं आज यहाँ मेला देखने आई थी। आदित्य कॉल कट करके काव्या के पास आता है। आदित्य को देखते ही प्रीत कहती है, आदित्य आखिर कब तक तुम मुझसे इंतजार करवाओगे। काव्या कंफ्यूज होकर दोनों को देखते हुए कहती है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। प्रीत झट से बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक तुम्हारे पति का आवाज़ तक नहीं सुना, पर फिर भी क्यों ये मेरी जान बचाता है। काव्या तुम ही पूछो ना इसे कि आखिर ये हर बार मेरी जान क्यों बचाता है। प्रीत ने इतना बोलते ही उसके फ़ोन बजता है। वह कॉल रिसीव करके बात करती है, फिर दोनों को देखकर कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, फ्रेंड्स बुला रही है। काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है तो प्रीत आदित्य को देखकर कहती है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आदित्य, अब नहीं तो फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी। इतना बोलते ही प्रीत वहां से चली जाती है। काव्या सवालिया नजरों से आदित्य को देखती है। नजरों को समझकर आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, उसे अपनी जान जोखिम में डालकर माँ की जान बचाई थी, लेकिन यह बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता, खुद वो भी नहीं। अर्जुन जो कब से वहां खड़ा था वह प्रीत को से लेकर आदित्य की बात तक सुन लेता है। वह जल्दी से प्रीत के पीछे जाने लगता है, लेकिन फिर एक बार प्रीत मेले में कहीं गुम हो जाती है। अर्जुन बड़बड़ाने लगता है, कहाँ हो तुम प्रीत। इधर प्रीत कार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है और अर्जुन बस प्रीत को ढूंढता रह जाता है। सपना एक टेंट के सामने खड़ी थी और वह बस अनुराग को देख के जा रही थी। उसे अर्जुन के ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अनुराग के ऐसे ना होने पर बहुत फर्क पड़ता था। सपना वहां खड़ी अनुराग को देख ही रही थी, तभी अचानक ही टेंट पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि सपना बिल्कुल उसके सामने थी, वह उस ब्लास्ट को झुलस जाती है। आवाज़ सुनते ही मेले में हड़कंप मच जाती है। वहीं अनुराग का ध्यान भी सपना पर चला जाता है, जो टेंट के कुछ दूरी पर ब्लास्ट होने की वजह से जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे ऐसे देख अनुराग की तो सांसें ही अटक जाती हैं। अनुराग दौड़कर सपना के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वहां से कुछ दूरी पर लेकर जमीन पर बैठकर सपना के गाल को थपथपाते हुए आवाज़ देने लगता है, सपना सपना अपनी आंखें खोलो। अनुराग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सपना के हाथ आगे से कुछ झुलस गए थे, सिर पर भी कुछ चोटें लगी हुई थी, वहाँ सांस नहीं ले पा रही थी। अनुराग डरते हुए कहता है, सपना तुम सुन रही हो ना, मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। लेकिन सपना के कान जैसे अनुराग की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे थे, वे बेसुध सा पड़ी हुई थी। अनुराग सपना को अच्छी तरह से पकड़कर अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़ देता है और उसे सांसें देने लगता है। बहुत देर तक दोनों के होठ जुड़े रहते हैं। सपना के कुछ भी रिएक्ट न करने से अनुराग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। बहुत देर तक अनुराग की सांस देते रहने से सपना लंबी लंबी सांसें लेते हुए होश में आती है। अब जाकर अनुराग को राहत मिलती है। वह झट से सपना को गले लगा लेता है। सपना जो अब तक अपनी सांसों को नॉर्मल करने में उलझी हुई थी, अनुराग के ऐसे करते ही उसकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। वहीं अर्जुन जो प्रीत को ढूंढ रहा था वह सब कुछ देख लेता है। अनुराग का सपना के होठों पर अपने होठ रखना, अनुराग का सपना के लिए इतना ज्यादा घबराना, अनुराग का सपना को गले लगाकर सब कुछ अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि अनुराग सपना के लिए क्या फील करता है। अर्जुन अपने कदम पीछे करते हुए जल्दी से मेले की जगह से बाहर आ जाता है। वह कार में बैठकर सीधे तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रही होगी कहानी। इन लोगों को हम जल्दी ही एक करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम इन्हें तड़पाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट तो बनता है ताकि आप लोग इसे एंजॉय कर पाएँ। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अंधेरों से घिरी सड़कों के साइड में अर्जुन धीमी रोशनी में शांति से खड़ा हुआ था। वह जितना शांत था उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा हड़कंप मची हुई थी। अर्जुन खड़ा था कि उसके कंधे पर चुहन के साथ आवाज़ आती है। भाई, इस आवाज़ को अर्जुन अच्छी तरह से पहचानता था। अर्जुन आवाज़ को सुनकर ही 1 इंच तक नहीं हिलता। यह अनुराग था जो काव्या के साथ आया था। काव्या ने सब कुछ देख लिया था तो
उसने अनुराग को अर्जुन से बात करने के लिए कहा था। दोनों अर्जुन को बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे पर उन्हें कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते रात हो गई, दोनों यहाँ तक पहुँच गई। अनुराग काव्या को देखता है जो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। काव्या बात करने का इशारा करती है तो अनुराग फिर एक बार कोशिश करते हुए बोलता है, भाई। इतना ही कहते हुए अनुराग फिर एक बार अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार अर्जुन गुस्से से अनुराग का हाथ झटक कर कहता है, कौन भाई, कैसा भाई, कौन भाई, कोई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अनुराग हैरान रह जाता है। वह थोड़ा गिल्ट होकर कहता है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने। वह इतना ही कहता है कि अर्जुन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना भाई मत बोलो मुझे। अनुराग आगे बढ़ते हुए कहने को होता है कि अर्जुन जोर से अनुराग को धक्का देकर बोलता है, मेरे पास मत आओ। देख अनुराग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चला जा यहाँ से। पर भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था लेकिन मैं घबरा गया था। अनुराग की एक जगह खड़ा होकर कहता है तो अर्जुन एकदम से कहता है, कुछ दिनों में ऐसा क्या बदल गया अनुराग, कुछ दिनों में ऐसे क्यों बदल गए अनुराग? पहले तो तुम मुझे सब कुछ बता दिया करते थे, तो तूने ये क्यों छुपाया कि तुम सपना से प्यार करता है? जो अनुराग हर बार कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछता था, कुछ भी करने के बाद मुझे बताता था, उसने आज क्यों नहीं बताया? और आज क्या हो गया? क्या अब मैं तेरे कुछ नहीं लगता? नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अनुराग बोलते हुए अर्जुन को देख रहा था। फिर तुमने क्यों नहीं बताया? अर्जुन चिल्लाते हुए बोला। अनुराग रुक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर बोले तो क्या बोले। अनुराग को चुप खड़ा देख अर्जुन अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकालकर फेंक देता है। काव्या और अनुराग दोनों हैरानी से अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन अनुराग को देखते हुए कहता है, मैंने ये रिश्ता सिर्फ दादी के कहने पर जोड़ा था। सपना के लिए ना मेरे अंदर कोई फीलिंग है, ना ही मैं कभी उससे शादी करना चाहता था। अगर तुम मुझे बोलता कि तू उससे प्यार करता है तो मैं ये एंगेजमेंट ही नहीं करता। एंगेजमेंट क्या, मैं उसका हाथ तक नहीं छूता। तूने ये सोचा भी कैसे कि तू उसे भूल जाएगा? मेरे साथ शादी होते हुए तू उसे कभी नहीं देख सकता। मेरे साथ शादी होते हुए तू उसे कभी नहीं देख सकता था, तो फिर खुद को तकलीफ देने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा अनुराग। तुमने इस बार मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तकलीफ दी है तुमने मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर सपना के साथ मेरा रिश्ता जुड़ता तो सिर्फ तेरी बेवकूफ़ी की वजह से तू दर्द से तड़पता रहता। अगर मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाता। अर्जुन बहुत देर तक अनुराग को गुस्से से देखता है। वही अनुराग बस शर्मिंदा हुए खड़ा अर्जुन के गुस्से को देख रहा था। अर्जुन अब पीछे कदम करते हुए जाने लगता है। अनुराग बस उसे देखता रह जाता है। काव्या अर्जुन के पीछे जाते हुए बुलाने लगती है। अर्जुन के पास पहुंचते ही काव्या अर्जुन के आगे खड़ी होकर कहती है, अर्जुन हमारी बात सुनिए प्लीज़ काव्या, अब मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अर्जुन आगे बढ़ने लगता है। तभी काव्या कहती है, हमें पहले से पता था कि अनुराग सपना से प्यार करते हैं, लेकिन हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि आप प्रीत के सिवा किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे। अर्जुन के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर काव्या को देखने लगता है। काव्या भी पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है। अर्जुन, अगर गलती अनुराग ने की है तो वो गलती आपने भी की है। आखिर आपने भी तो दुश्मनी के नाम पर प्रीत के प्यार को झूठा करार दिया। आप उससे प्यार करते हैं फिर भी आपने उसे छुपाया। वो आपके लिए हर पल तड़पती रही, लेकिन आपने उसे इस कदर तड़पाया कि वह आपसे दूर चली गई। काव्या के बोलते ही अर्जुन की आंखों में दर्द उभरने लगता है। काव्या अर्जुन के पास आकर कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? तड़प हमने आज भी प्रीत की आंखों में देखी है। वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार है। वो आपसे दूर होकर और ज़्यादा दर्द में जी रही है। आखिर आप खुद को और प्रीत को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं बता देते कि आप उससे प्यार करते हैं? अर्जुन एकदम से कहता है, मैं बताना चाहता था काव्या। कहते हुए अर्जुन काव्या की पीठ करके खड़ा होकर कुछ कदम आगे चलता है। वह कुछ बोलने को होता है कि उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हड़बड़ा कर अर्जुन पीछे देखता है तो वैन पर कुछ आदमी काव्या को खींचकर बैठा रहे थे। अर्जुन भागकर उनके पास जाता है। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, इसे भी उठा ले क्या? दूसरा आदमी किसी को कॉल करके पूछता है कि हाँ मैं इशारा करता है। वो आदमी काव्या को बेहोश करके वैन में डाल देता है। अर्जुन उन लोगों से काव्या को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहाँ सब अर्जुन को संभाल नहीं पा रहे थे। अर्जुन सबको मारने लगता है। वहीं दूर से अनुराग भी भागते हुए आने लगता है। एक आदमी अर्जुन के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वो सब अर्जुन को भी वैन में अंदर धकेलकर तेज रफ्तार से वहां से चले जाते हैं। अनुराग वैन के पीछे दौड़ते दौड़ते चिल्लाता है, लेकिन अब तक वैन बहुत दूर चली जाती है। अनुराग घबराते हुए फोन निकालकर आदित्य को कॉल करने लगता है। वह बार बार आदित्य का कॉल ट्राई करता था। 7 से 8 कॉल के बाद आदित्य रिसीव करता है। अनुराग घबराते हुए कहता है, भाई भाभी और अर्जुन भाई को कोई उठाकर ले गई। उधर आदित्य ये जैसे ही सुनता है उसका चेहरा सर्द हो जाता है। वह पूछता है, वेयर आर यू? अनुराग इधर उधर देखते हुए जवाब देता है। आदित्य ये सुनते ही कॉल कट करके रोकी को कॉल करता है और रोकी दौड़ते हुए आदित्य के पास आता है तो आदित्य उस पर चिल्लाते हुए कहता है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये सब कैसे हुआ? रोकी हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी बॉस, बट पता नहीं कैसे हुआ, तभी से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का पता नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे अभी की अभी उनकी लोकेशन चाहिए। आदित्य बहुत गुस्से में रोकी से कहता है तो रोकी जल्दी से वहां से किसी को कॉल करता है। अनुराग भी होटल पहुंच जाता है। वह जल्दी से दौड़कर आदित्य के कमरे में जाते हैं। आदित्य जो गुस्से में रोकी को डांट रहा था, उसे देखते ही अनुराग अपनी जगह पर ही रुक गया। कभी बात ना करने की वजह से अनुराग की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़कर बात करने की। आदित्य की नजरें अचानक ही अनुराग पर पड़ती है। वह रोकी को सख्त लहजे में कहता है, रोकी की तो आज बुरी हालत हो चुकी थी। उसने तो सिक्योरिटी अच्छे से चेक की थी, लेकिन एकदम अचानक से ये सब हो गया कि रोकी कुछ समझ ही नहीं पाया। रोकी के जाते ही आदित्य
अनुराग को बिना देखे कहता है आर यू फाइन। अनुराग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है हाँ भाई, पर भाभी और अर्जुन भाई। वह इतना ही बोलता है कि आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य 9 नंबर देखते हुए सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करते ही उधर से एक लड़की की हंसने की आवाज़ आती है। वह हंसते हुए कहती है आदित्य सिंघानिया, काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में पर आज तक देखा नहीं तुम्हें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी दुश्मनी है। चलो खैर, मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया कि तुम्हारी प्यारी सी वाइफ और तुम्हारे भाई मेरे कब्जे में है। आगे की बात हम आमने सामने करेंगे। और तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कोई चालाकी की तो तुम्हारा जो परिवार मुंबई में रहता है उसके मौत का भी पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने। उधर से कॉल कट हो जाती है। आदित्य फोन को देखने लगता है। आदित्य का चेहरा बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है। वह अनुराग को जाने का इशारा करता है। आदित्य के इशारा करते ही अनुराग बिना कोई सवाल जवाब के वहाँ से चला जाता है। अनुराग के जाते ही आदित्य किसी को कॉल करता है। उधर से कॉल रिसीव होते ही आदित्य कहता है इज एवरीवन ओके देन। उधर से परेशानी भरी आवाज़ आती है, बॉस कुछ तो गड़बड़ है, सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज हो चुकी है, पता नहीं कि किसने और कैसे किया। आदित्य कॉल कट कर देता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके मुंह से एक ही निकलता है हाउ आर यू। इधर अर्जुन के चेहरे पर पानी छिड़ पड़ते ही होश में आता है। आंखें खुलते ही सीधे उसकी नज़र काव्या पर पड़ती है जो अब भी बेहोश थी। अर्जुन वहाँ खड़े आदमियों को देखकर जोर से चिल्लाता है कौन हो तुम लोग, हमें किडनैप क्यों किया गया है। अर्जुन का आवाज़ सुनते ही कोई कुछ नहीं बोलता। अर्जुन सबको जवाब ना देता देख काव्या को बुलाने लगता है। काव्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। पर काव्या अर्जुन की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी। वहीं कमरे में एक लड़की चेयर पर बैठी स्क्रीन पर अर्जुन और काव्या को नफरत की नज़रों से देख रही थी। फिर वह लैपटॉप को बंद करके सामने देखती है जहाँ उसके पास ही रूहान चेयर पर रस्सी से बंधा हुआ था। रूहान नफरत से उस लड़की को देखे जा रहा था। वहीं वह लड़की भी नफरत से रूहान को देखकर कहती है तुम सिंघानिया की वजह से हर बार मैं कुछ ना कुछ खो देती हूँ। पहली बार तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया और अब बोलते हुए वह रुक जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बहन की मौत की वजह बनकर। वह लड़की ये बोलती है कि रूहान कहता है तुमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे रिहान को मारकर। वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है रस्सी गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हें मैं ऐसे मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। रूहान को उसकी बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वह अब भी नॉर्मल और शांत था। रूहान को ऐसा देखकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह खंजर उठाकर रूहान पर वार करती है जिससे उसके हाथ पर गहरा कट हो जाता है। रूहान कट को देखकर हंसते हुए कहता है ऐसे चोट से तुम मुझे मारना चाहती हो। वह लड़की अब गुस्से से रूहान की जांघ पर खंजर घुसा देती है जिससे रूहान की दर्दनाक चीख निकल जाती है। रूहान की चीख सुनते ही वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है बस इतनी ही सहन शक्ति है तुम में। रूहान अब दर्द से कुछ भी बोल नहीं पाता। वह लड़की उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चली जाती है। वहीं रूहान की जांघ से खून बहते हुए पर्स पर जा रहा था। रूहान दर्द को सहने की कोशिश करते करते बेहोश हो जाता है। बाहर आकर वह लड़की फोन पर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है गेम इज स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि आदित्य बचा लेगा रिहान को, क्या फिर कुछ अनर्थ होने वाला है सिंघानिया परिवार में? ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और स्टोरी को लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है। एक बड़े से बिल्डिंग में जहाँ अब तक पूरी तरह से नहीं बनाया था, उसके चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। बिल्डिंग के नीचे एक कार रुकती है। उसके रुकते ही बॉडीगार्ड्स की गन उस पर पॉइंट होती है। कार का दरवाजा खुलते ही आदित्य बाहर आता है। उस लड़की के कहे के मुताबिक आदित्य सिर्फ अकेला आया था। आदित्य कार से बाहर आकर चारों तरफ नजरें फिराने लगता है। इस बार आदित्य हर तरफ से फंस चुका था। मुंबई में उसके परिवार की जान पर खतरा था। यहाँ अर्जुन और काव्या बहुत देर सोचने पर भी वह कुछ नहीं कर पाया। इतने टाइट सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ एक लड़की ने हिला कर रख दिया था। ये बात आदित्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हुआ है तो हुआ कैसे। आदित्य कदम बढ़ाते हुए सीधे जाने लगता है। चलते चलते एक जगह पर उसके कुछ गार्ड रोक लेते हैं। दोनों बॉडीगार्ड उसे चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए उन्हें आदित्य की गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। आदित्य का फोन भी उसकी गिरफ्त में चला जाता है। काफी देर की चेकिंग के बाद दोनों गार्ड उसे छोड़ देते हैं। आदित्य अब सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। हर एक फ्लोर पर बॉडीगार्ड मौजूद थे। आदित्य सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आखिरी फ्लोर पर पहुंच जाता है। आखिरी फ्लोर पर पहुंचते ही आदित्य की नजर सीधे काव्या पर चली जाती है जो सिर झुकाए खड़ी थी और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। उसे ऐसे देख आदित्य दूसरी तरफ नजर आता है जहां अर्जुन को पकड़कर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अर्जुन भी अचानक सामने देखता है तो उसके मुंह से एकाएक निकलता है आदि। ये सुनते ही काव्या जो सिर झुकाए खड़ी थी वह सिर उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य को देखते ही जैसे उसका सारा भय उदासी खत्म सी हो जाती है। वह एकटक उसे देखने लगती है। आदित्य की नज़र भी फिर एक बार काव्या पर चली जाती है। नजरों से नजरें टकराती आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगता है। आदित्य काव्या की नजरों में खोए हुए अपने कदम बढ़ाने को होता है कि उसी बीच एक आवाज़ उसके कदम को रोक लेती है। नो आदित्य सिंघानिया, ऐसी कोई गलती मत करना। आते हुए आवाज़ की तरफ वह देखता है। वहाँ एक लड़की पीट करके चेयर पर बैठी थी। वह लड़की चेयर घुमाती है तो उसका चेहरा आदित्य को दिखता है। उसे देख आदित्य कुछ हैरान सा हो जाता है। उस लड़की ने पूरे ब्लैक कलर की टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी थी। पावरफुल इलीगल बिजनेस वूमेन मिस तियारा ओरोरा। आदित्य देखते ही पहचान लेता है कि ये वही है। आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि आखिर उसका इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज कैसे हुआ। तियारा एक माफिया से कॉन्टेक्ट में थी तो जाहिर सी बात थी कि ये होना ही था। आदित्य के लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर इसके साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। तियारा आदित्य को नीचे इशारा करते हुए कहती है इसके आगे जाने की कोशिश मत करना, वरना इतना बोलते ही वह आइस फिलिंग करती है और चेयर से खड़ी हो जाती है। आदित्य से कुछ दूरी पर खड़ी होकर वह आदित्य को देखने लगती है। उसको देखते ही वह मुड़कर काव्या को देखती है जो एकटक आदित्य को ही देख रही थी। तियारा के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है आदित्य सिंघानिया, बिजनेसमैन की दुनिया में जाना माना नाम, जितना तेज दिमाग चलता है उतना ही हैंडसम और हॉट। नाइस टू मीट यू। तुम्हें देखकर तो कोई भी लड़की घायल हो जाए,
बट मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी तुमसे आज मुलाकात हो रही है। अफसोस करते हुए तियारा आदित्य को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाती है। तियारा आदित्य के पास पहुंचते ही उसके हाथ के एक अंगुली से उसके चेहरे पर फेरने लगती है। आदित्य के गुस्से में मुठ्ठियां कस जाती हैं। वहीं काव्या को भी गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से से आगे बढ़ते को होती है कि उसे तियारा की आवाज़ आती है, नो नो मिसेस काव्या सिंगानिया। इतना बोलते ही काव्या की तरफ मुड़कर मुस्कुराने लगती है। आई नो कि तुम्हारा पति पर सिर्फ तुम्हारा हक है, बट इतना हैंडसम है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। रोज तो तुम इसे छूती हो, आज मुझे भी थोड़ा हक दे दो। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। काव्या गुस्से में लाल आंखों से उसे देख रही थी। तियारा फिर एक बार आदित्य की तरफ पलटकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है। आखिर में वह उसे करीब जाकर उसके होठों को आदित्य की गर्दन पर रखती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य जोर से उसे धक्का देता है। तियारा सीधे फर्श पर गिर जाती है। वह गुस्से से उठकर सीधा आदित्य की गर्दन पकड़कर लेती है। उसके नाखून सीधे आदित्य की गर्दन पर दस चुके थे, जिससे उसका गर्दन घायल हो जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। अर्जुन कहना चाहता था, पर आदित्य ने आते साथ ही इशारे से उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। काव्या का भी यही हाल था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आदित्य के कहने पर दोनों ही चुप थे, बस नफरत भरी नजरों से तियारा को देख रहे थे। तियारा आदित्य को छोड़कर अपने हाथों को रुमाल से पोंछती है और गुस्से से कहती है, पहली गलती की सजा सिर्फ तुम्हें मिली है, लेकिन इस बार तुम्हारे परिवार को मिलेगी। कहते हुए वह घूरकर उसे देखती है। आदित्य एकदम से पूछता है, क्या दुश्मनी है हमारी? उसके ऐसा सवाल करते ही तियारा जोर जोर से हंसने लगती है। वह बिल्कुल पागलों की तरह हंस रही थी। हंसते हुए वह फिर से चेयर पर बैठ जाती है। दुश्मनी 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 तो थी नहीं, पर तुमने खुद बना ली। बोलते हुए वह दीवार पर देखने लगती है। अर्जुन, आदित्य और काव्या तीनों ही दीवार की तरफ देखते हैं। पर्दे पर एक एक करके फोटो दिख रही थी। हर एक फोटो में तियारा और रुद्रांश एक साथ दिख रहे थे। वह सब फोटो देख ही रहे थे, तभी उन्हें तियारा की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, मेरी जिंदगी को मुझसे छीन लिया। सब कोई तियारा को देखते हैं, जिसकी आंखें नम थी, लेकिन पल भर में उसका चेहरा दर्द से नफरत और गुस्से में तब्दील हो गया। बेदर्दी से तुम दोनों ने मेरे रुद्र को मार दिया। कहते हुए वह नफरत से काव्या और आदित्य को देखती है। अर्जुन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तियारा रुद्रांश को बहुत प्यार से देख कर कहती है, कितने खुश थे हम दोनों। पर बोलते हुए वह उठकर काव्या के पास जाकर उसे नफरत से देखते हुए कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बीच दूरियां आई। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे रुद्र को मुझसे छीन लिया, मेरे रुद्रांश को मुझसे छीन लिया। वह तुम्हें पाने के लिए पागल हो गया था। काव्या एकटक तियारा को देखने लगती है। तियारा काव्या के जबड़े को पकड़कर कहती है, मैंने पहले तो उसे मना किया, पर फिर उसे परमिशन दे दी थी। वह बस एक दिन के लिए तुम्हारे जिस्म को पाना चाहता था। सौंप देती अपने जिस्म को। आखिर क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा। उसकी ये बोलती है आदित्य गुस्से से दोनों गार्ड्स को मारकर तियारा के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, हाउ डेयर यू। तभी बहुत सारे गार्ड्स आकर आदित्य को पकड़ लेते हैं। आदित्य खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाता है, अगर वाइफी को टच भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तियारा आदित्य के गुस्से को देखते हुए किसी को फोन करती है। फिर फोन की स्क्रीन आदित्य को दिखाती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फोन की स्क्रीन पर अमरजीत यानी कि रोहन के पापा की बहुत सीरियस कंडीशन थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर उसे ले जा रहे थे। मायावती का रो रो कर बुरा हाल था। आदित्य के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीना दर्द एक साथ दिखने लगते हैं। उसे ऐसा देख अर्जुन चिल्लाता है, आदित्य क्या हुआ, क्या है? वह इतना ही बोलता है कि तियारा अर्जुन को फोन की स्क्रीन पर दिखाती है। वह कहती है, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ एक गलती और दूसरी तरफ परिवार की जान खतरे में। कहते हुए वह फोन को बंद करके पॉकेट पर रखती है। आदित्य अब कदम पीछे करते हुए दूर खड़ा हो जाता है। अब वह लाचार हो चुका था। तियारा चेहरे पर एक नज़र सबको देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आदित्य सिंघानिया, तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद आई, सो मैं छोड़ ही देती हूँ। ये सुनते ही सबको थोड़ी राहत में से मिलती है कि तियारा फिर कहती है, पर किसी एक को। तियारा काव्या और अर्जुन को देखते हुए कहती है, बताओ आदित्य सिंघानिया, तुम किससे लेकर जाना चाहते हो, अपने भाई को या अपनी वाइफ को? आदित्य दोनों को देखने लगता है। अर्जुन जल्दी से बोलता है, आदि तू काव्या को लेकर चला जा। वहीं काव्या भी तुरंत कहती है, नहीं, आप अर्जुन को लेकर जाइए। अर्जुन काव्या को देखकर कहता है, काव्या तुम ये क्या कर रही हो? फिर आदित्य की तरफ देखकर, आदि तू मेरी बात सुन, काव्या को यहाँ से लेकर जा। काव्या और अर्जुन एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। अर्जुन जिद करते हुए काव्या को जाने के लिए कहता है, तो काव्या अर्जुन को जाने के लिए कहती है। तियारा तो बस ये सब आराम से एक पैर पर पैर चढ़ाकर उनकी हरकतों को देख रही थी। अर्जुन बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आदित्य बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। करीब आधे घंटे की बीत जाते हैं, पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन और काव्या बस आदित्य का जवाब का इंतजार करते हैं। आदित्य को जवाब ना देता देख तियारा उसे देखकर कहती है, चलो कोई बात नहीं, और एक ऑफर देती हूँ, मैं किसी की जान नहीं लूँगी, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा। तुम्हें अपनी वाइफ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। यह सुनकर काव्या और आदित्य की तो जैसे सांसें ही थम जाती हैं। तियारा एक गार्ड को इशारा करती है, तो वह गार्ड आदित्य को कुछ दूरी पर पेपर रखता है। तियारा पेपर को देखते हुए कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सो तुम्हें 5 मिनट में डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने भाई या और वाइफ को बचाना है या अपनी वाइफ से दूर जाना है। फिर अपने हाथ पर घड़ी देखते हुए बोलती है, यू टाइम इज स्टार्ट नाउ। काव्या एकदम आदित्य को देखने लगती है। अर्जुन भी उसे देख रहा था। वक्त बीतते के साथ ही सबकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी।
काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6 गिनते हुए तियारा आदित्य को ही देख रही थी। 3, 2 वह इतना ही बोल रही थी कि आदित्य अपने कदम बढ़ाने लगता है। उसे कदम बढ़ाते ही काव्या की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। आदित्य पेपर को उठाकर देखता है, फिर काव्या की तरफ देखते कर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। ये कहते ही आदित्य पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। ये देखकर काव्या की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। काव्या अपने कदम पीछे करने लगती है। एकदम से उसकी नज़र खंजर पर चली जाती है। वह झट से उठा लेती है और कहती है, हमें मरना मंजूर है लेकिन आपके बिना जीना नहीं। इतना बोलते ही काव्या अपने पेट पर खंजर दसा लेती है। नो वाइफी। आदित्य जोर से चिल्लाता है और आगे बढ़ने को होता है कि बॉडीगार्ड से पकड़ लेते हैं। वह चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं अर्जुन हैरान होकर काव्या को देखता है। काव्या के पेट में खंजर झरझर कर खून बहने लगता है। वह लटकराते हुए नीचे फर्श पर गिर जाती है। आदित्य छटपटाने लगता है पर बॉडीगार्ड से बिल्कुल नहीं छोड़ती। तियारा हंसते हुए काव्या के पास आती है और एडी से बल बैठते कहती है, वेरी नाइस, मेरे काम को आसान कर दिया। काव्या अधखुली आंखों से आदित्य को देखती है। अचानक से तियारा काव्या के पेट के खंजर को निकाल देती है, जिसे जो खून रुका हुआ था वह भी अपना रास्ता पाते ही बाहर आने लगता है। अर्जुन और आदित्य एक दूसरे को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगते हैं। करीब 1 घंटे तक वहाँ ऐसे ही माहौल रहता है। काव्या अब अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। तियारा उसके कब्जे में थी। धड़कन और नाक के साथ ने हाथ रखकर चेक करती है। चेक करते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। इसकी सांसें तो थम चुकी हैं। सी इज डेड। ये सुनते ही आदित्य का शरीर ढीला पड़ चुका था। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। बॉडीगार्ड उसे छोड़ देते हैं। तियारा पेपर को उठाकर लाइटर से जलाते हुए कहती है, अब इस पेपर की कोई काम नहीं। वह पेपर कुछ मिनटों में जलकर खाक में तब्दील हो जाती है। तियारा आदित्य के पास जाकर कहती है, प्यार को खोने का दर्द क्या होता है अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर आदित्य सिंघानिया। इतना बोलते ही तियारा अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चली जाती है। अर्जुन दौड़कर काव्या के पास जाकर उसे आवाज देता है, उठाने लगता है। काव्या तुम ठीक तो हो ना? काव्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? तुम सुन रही हो ना? काव्या बहुत देर तक आवाज देता है लेकिन काव्या का कोई जवाब नहीं आता। अर्जुन के हाथ अब कांपने लगते हैं। वह काव्या की नब्ज को चेक करता है, फिर उसकी धड़कन को, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना काव्या की नब्ज चल रही थी और ना ही धड़कनें चल रही थी और ना ही उसकी सांसें चल रही थी। अर्जुन की आंखों में एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, ये तुमने क्या कर दिया काव्या? वहीं आदित्य तो बेजान सा घुटनों के बल बैठा बस काव्या को ही देख रहा था। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत देर तक काव्या को देखते रहने के बाद आदित्य घुटनों के बल काव्या के पास जाता है। काव्या का पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। आदित्य काव्या के चेहरे को देखते हुए अपने हाथ बढ़ाने लगता है। उसके हाथ कांपते हुए बढ़ रहे थे, धड़कनें जोर से धड़क रही थी। आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर नब्ज चेक करता है। वह जैसे ही उसे छूता है वैसे ही झटके से काव्या का हाथ छोड़कर पीछे हो जाता है। आदित्य गौर से काव्या के चेहरे को देखता है। अर्जुन बस आदित्य को ही देख रहा था। अचानक ही आदित्य अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगता है। अर्जुन खड़ा होकर आदित्य के पीछे जाते हुए, आदि कहाँ जा रहे हो तुम? पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अर्जुन आदित्य को बस देख रहा था। आदित्य बिल्डिंग के बाहर निकलकर सीधा कार में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से चला जाता है। वहीं सड़कों पर जाती हुई कार में बैठी तियारा सुकून भरी मुस्कान लिए कहती है, ऑल प्लान ओवर सक्सेसफुल। आसानी से मौत तो हर कोई दे देता है लेकिन तुम अब रोज तड़प तड़प कर मरोगे आदित्य सिंघानिया, जिसे देख मुझे रोज सुकून मिलता रहेगा। आखिर तुमने तियारा अरोरा से प्यार को छीना है। इतना आसान मौत तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती थी। इधर रूहान की आंखें जैसे ही खुलती हैं दर्द का मंजर फिर एक बार शुरू हो जाता है। रूहान अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर की कोशिश के बाद रूहान किसी तरह से रस्सी को खोल अपनी जांग पर 10 सा खंजर निकालता है। इसके साथ ही उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। खंजर निकलते ही खून बहना फिर से एक बार शुरू हो जाता है। वह सामने पड़े कपड़े से खून को बहने से रोकने की कोशिश करते हुए अपनी जांग पर बांध देता है। अब उसे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह से कमरे से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वह हॉल पर पहुंच जाता है। ये घर तियारा का था जिसमें रूहान को लाया गया था। घर के अंदर बहुत से सर्वेंट और बॉडीगार्ड थे। रूहान सबकी नज़रों से छुपते हुए चलने लगता है। वह उसे महल जैसे घर को देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर चली जाती है जिसमें 3 लड़की थी। पहली और दूसरी लड़की को तियारा और पाखी की थी। रूहान तीसरी लड़की को देखकर हैरान सा रह जाता है। तीसरी लड़की वही लड़की थी जिससे रूहान को मेले पर मिला था। यह लड़की सबरा थी। वह तस्वीर को देख ही रहा था कि सबरा अंदर आते हुए खुदकते हुए बोलने लगती है, दी दी कहाँ है आप? सबरा को देखते ही रूहान समझ जाता है कि ये तियारा की बहन है। सबरा को देखते हुए बॉडीगार्ड थोड़ा परेशान होकर बोलते हैं, मैम आप यहाँ? आपको तो बड़ी मैम ने आने से मना किया था ना, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? सबरा उस बॉडीगार्ड को घूरती है और कहती है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। बॉडीगार्ड अब चुप हो जाता है। सबरा उसे बुरी तरह से घूरकर आगे बढ़ जाती है। वह रूहान की तरफ ही जाने लगती है। रूहान दीवार के सारे चुप जाता है। सबरा को जाते ही रूहान बाहर आता है। तभी अचानक ही बॉडीगार्ड की नज़र रूहान पर चली जाती है और पकड़ों से सब कोई वह बॉडीगार्ड का इशारा करता है। रूहान खुद को संभालते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी सबरा फिर एक बार आती है। सबरा की नज़र सीधे रूहान पर चली जाती है। उसे देखते ही सबरा अपनी जगह पर ही रुक जाती है। सबरा उसके पास पहुंचकर उसके गले पर खंजर रख देती है और ये वही खंजर था जिसे रूहान ने अपनी जांग से निकाला था। उसमें से अब भी खून टपक रहा था। ये मेरे पास मत आना वरना मैं इसकी जान ले लूँगी। ये बोलते हुए रूहान खंजर को सबरा की गर्दन पर कस देता है। सारे बॉडीगार्ड पीछे होते हैं। वहीं सबरा तो शौक थी। रूहान सबरा को पकड़कर धीरे धीरे चलने लगता है। वहीं तियारा आंखें बंद करके कार में बैठी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। वह आंखें बंद किए ही कॉल रिसीव करके कान पर लगा लेती है। वह जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनती है हैरानी से आंखें खोलकर उसके मुंह से अचानक निकलता है, बट फिर थोड़ी देर घबराते हुए कहती है, कुछ भी हो पर सबरा को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे वहाँ से जाने दो।
इधर बॉडीगार्ड को जैसे ही ऑर्डर मिलता है वह रूहान को कहते हैं, मैम को छोड़ दो, हमें हमें तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। रूहान सबरा को पकड़कर कसते हुए कहता है, चुपचाप मेरे रास्ते से हटो, वरना बोलते हुए वह खंजर को सबरा की गर्दन में घुसाने को होता है कि सभी बॉडीगार्ड वहां से हट जाते हैं। रूहान सबरा के साथ में लेकर बाहर आकर एक गाड़ी में अंदर सबरा को धकेलता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी पीछा करते हुए जाने लगती है। ये देखकर रूहान स्पीड को बढ़ा देता है। वहीं सबरा जो अब तक शौक थी वह अचानक ही खुश होकर कहती है, ओह माय गॉड, तुमने मुझे किडनैप कर लिया, आई एम सो एक्साइटेड। फिर रूहान को देखते हुए कहती है, वैसे मिस्टर हैंडसम तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? रूहान एक नज़र सबरा को घूरता है, फिर स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सबरा फिर एक बार कहती है, प्लीज़ ऐसी जगह लेकर चलना जहाँ मेरी दी के बॉडीगार्ड ना पहुँच पाए। सबरा बोलते ही जा रही थी कि रूहान उसे इग्नोर करके गाड़ी चला रहा था। कुछ दूरी तय करते ही वह ऐसी सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां एक तरफ जंगल था और रूहान आईने से पीछे देखता है जहां से बॉडीगार्ड की गाड़ी बहुत दूरी में दिख रही थी। रूहान स्पीड को थोड़ा कम करके सबरा के साथ गाड़ी से सीधा कूद जाता है और उसकी कूदते ही दोनों लुढ़कते हुए घने जंगल की ओर गिर जाते हैं। बॉडीगार्ड्स बहुत दूर में थे जिसकी वजह से उसे कूदने का बिल्कुल पता नहीं चलता। वह सब कोई बिना ड्राइविंग की गाड़ी का ही पीछा करने लगते हैं। गाड़ी चलते चलते सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। ये देखकर सभी बॉडीगार्ड बाहर आकर उसे देखते हैं और जल्दी से गाड़ी की तरफ आते हैं। गाड़ी को खाली देख उसकी हालत ही खराब हो जाती है। मैंने बॉडीगार्ड सबको हर तरफ चेक करने को कहते हैं। वहीं उधर रूहान और सबरा लुढ़कते लुढ़कते एक जगह पर ठहर जाते हैं। सबरा नीचे और रूहान उसके ऊपर आ जाते हैं। रूहान सबरा को देखता है जिसकी आंखें बंद थी। वह उसकी गालों को थपथपाने लगता है पर सबरा वैसे का वैसे ही रहती है। रूहान थोड़ा परेशान होकर इधर उधर देखता है। वहीं सबरा एक आंख से रूहान को देखने की कोशिश करती है। अचानक रूहान उसे देखता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये पता चलते ही रूहान उसके ऊपर से हटकर लड़खड़ाते हुए जाने लगता है। सबरा जल्दी से आंखें खोलकर देखती है। रूहान को जाता देख वह चिल्लाती है, मिस्टर हैंडसम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वह रूहान के पीछे जल्दी से चली जाती है। उसके पास पहुंचते ही सबरा खुश होकर कहती है, तुमने क्या चकमा दिया उन्हें, अब तो वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, मजा ही आ गया। मैं कब से उसे कैद से निकलना चाहती थी पर हर बार सब मुझे ढूंढ ही लेते हैं। फाइनली मैं उस कैद से आज़ाद हो गई। सबरा अपने दोनों हाथों को फैलाकर मुस्कुराते हुए कहती है। रूहान का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। वह सबरा की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एक पत्थर पर ऊपर बैठ जाता है। सबरा भी जल्दी से उसके पास ही बैठ जाती है। रूहान अपनी चोट में बंधी पट्टी को निकालने लगता है। पट्टी निकलते ही वक्त उसके चेहरे पर साफ दर्द दिख रहा था। सबरा जो चारों तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी उसकी नजर अचानक ही रूहान की चोट पर चली जाती है। वह जल्दी से रूहान की तरफ आकर कहती है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? रूहान उसकी बातों का जवाब ना देकर अपना काम करता है। वहीं सबरा जल्दी से आसपास देखने लगती है। तभी उसे एक पौधा दिखता है। वह जल्दी से वहां से कुछ पत्तियों को तोड़कर रूहान के पास जाकर बैठकर दस आने लगती है और फिर कहती है, अब पैंट उतारो। रूहान उसे घूरकर देखता है। सबरा को जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया तो बात को सीधा करते हुए कहती है, मेरा मतलब है। इतना बोलते ही वह रुक कर रूहान की जांघ पर हाथ देने को होती है कि रूहान उसे धकेल कर चिढ़ते हुए कहता है, यूं आइडेंटिकल, ये क्या कर रही हो तुम? सबरा अपने हाथ से लाई पत्तियों को दिखाकर कहती है, इन्हें लगाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। रूहान एक नज़र सबरा के हाथ को देखता है फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद करते ही सबरा आगे बढ़कर उसकी जांघ को देखकर एक पल के लिए रुकती है। फिर एक नज़र रूहान को देखकर फूंकते हुए पत्ती को उसके ऊपर रस लगाती है। कुछ ही पल में रूहान का दर्द कम होने लगता है। रूहान आंखें बंद करते ही आराम से बैठ जाता है। सबरा उसके दर्द से भरे चेहरे को देखकर पूछती है, ज़्यादा दर्द तो हो रहा है ना तुम्हें? रूहान आंखें खोलकर देखता है। सबरा का एकदम मासूम चेहरा ही दिख रहा था। रूहान उसे इग्नोर करके फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। सबरा भी नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिवाने परिवार काव्या के शरीर को आग की लपटों में देख रहे थे। अमरजीत, मायावती, रूहान, रूहानी और तसंज के सिवा यहाँ सब कोई उपस्थित थे पर आदित्य नहीं था। सबकी आंखें नम थी और अनुराग का तो रो रो कर बुरा हाल था। अनुराग अर्जुन के गले लगे हुए था। विशाखा की आंखों से भी लगातार आंसू बही जा रहे थे। उन्हें इन बीते दिनों में काव्या को अपनी बेटी बना लिया था, जिसकी वजह से आंसू इस कदर बह रहे थे कि रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। अरुणी देवी अपनी आंसू को पहुंचकर अर्जुन के पास जाकर कहती है, अर्जुन आदि कहाँ है? अर्जुन आग की लपटों को देखते हुए कहता है, पता नहीं दादी, वह काव्या की हालत को देखते ही कहीं चला गया था। मैंने पूछा था पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन की बात सुनते ही अरुणी देवी के चेहरे पर परेशानी की लकीर आ जाती है। कुछ ही देर में काव्या का पूरा शरीर जलकर राख में तब्दील हो गया था। अब सभी वहां से चले जाते हैं। सिंघाने विला में दुख का मंजर पसरा हुआ था। वहां अमरजीत हॉस्पिटल में एडमिट था। वैसे तो ऑपरेशन के बाद उसकी कंडीशन ठीक हो चुकी थी। वहीं रूहान की किसी को खबर नहीं थी। इसके साथ ही आदित्य क्या गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके परिवार को किसकी नजर लग गई है जो इस कदर दुख में घिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ तियारा का दिमाग खराब हो चुका था। उसने तो रूहान को बहुत लाइटली लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान से ज्यादा प्यारी बहन को उसकी आंखों के सामने गायब कर दिया। तियारा एक बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने मना किया था ना कि सबरा कुछ दिनों के लिए किसी भी हालत में यहाँ नहीं आनी चाहिए। वह बॉडीगार्ड कांपते हुए कहता है, मैडम मैंने हमें चकमा देकर यहाँ आई थी। हम में से किसी को नहीं पता था कि वह यहाँ है। तियारा अपना सिर पकड़ लेती है। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। फिर थोड़ा परेशान होकर कहती है, कहीं रूहान ने उसे कुछ कर दिया तो? इतना बोलते ही वह गुस्से में बॉडीगार्ड से कहती है, मुझे मेरी सबरा किसी भी हालत में चाहिए, जाओ और ढूंढो उसे। सभी लोग बैठे ही थे कि कुछ ही देर में आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देखते ही सब कोई अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं।
आदित्य किसी की तरफ भी ध्यान दिए बिना सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य कमरे में जाते ही हर तरफ अपनी नजरें डालता है। वह बहुत देर तक एक जगह पर खड़े होकर गौर से कमरे को देखने लगता है। फिर वह आगे बढ़कर दीवार पर टंगी अपनी और काव्या की तस्वीर को लेकर बैठ के नीचे जमीन पर बैठ जाता है। वह एकटक काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगता है। फिर काव्या के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। वह काफी शांति से बस काव्या के चेहरे को ही देख रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वह सिर उठाकर देखता है तो विशाखा दर्द भरी चेहरे लिए खड़ी थी। विशाखा को देखते ही आदित्य जल्दी से खड़ा होकर सीधे उसके गले लग जाता है। आदित्य के ऐसे करते ही विशाखा चीख चीख कर रोने चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे आदित्य को संभालना था, इसीलिए वह आदित्य की पीठ को सहलाने हुए हौसले देते हुए कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा। आदित्य बस शांत सा विशाखा के गले लगे रहता है। वैसे तो विशाखा को पता था कि यह दर्द बहुत ज़्यादा गहरा है जो जिंदगी पर आदित्य को सहना पड़ेगा। माँ की ममता पहली बार महसूस करके आदित्य को सुकून सा महसूस होने लगता है। काफ़ी देर तक आदित्य विशाखा के गले लगे हुए रहता है। फिर धीरे से विशाखा से अलग होता है। विशाखा वहाँ से जाने को होती है कि आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है। विशाखा पीछे मुड़कर देखती है। आदित्य विशाखा को देखते हुए कहता है, माँ आज मैं आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही विशाखा की आंखें नम हो जाती हैं। कितने पलों से वह बस आदित्य के मुंह से एक बार माँ सुनना चाहती थी, जो आज सफल हो चुकी थी। विशाखा नम आंखों से आदित्य को हमें सिर हिलाते हुए बेड पर अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाती है। उसके बैठते ही आदित्य बेड पर लेटकर अपने सिर को विशाखा की गोद में रख देता है। आदित्य काव्या की तस्वीर को पकड़कर देखने लगता है। विशाखा आदित्य के बालों पर हाथ फेरने लगती है। काव्या की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने को होते हैं कि वह झट से उन्हें रोक लेता है। आदित्य काव्या की तस्वीर को छूते हुए मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा भाई भी, बस ये रात खत्म हो जाए फिर तुम मेरे पास होगी। वहीं दूसरी तरफ तियारा के कमरे में जाते हैं, जहाँ धीमे रोशनी में एक लड़की चैन से बंधी हुई थी। तियारा उसके पास जाकर उसके बालों को मुट्ठी में ले खींचकर कहती है, मिस काव्या आदित्य सिंघानिया, तुम्हारे पति को मैंने दर्द के समुद्र में ढकेल दिया है, अब तुम्हारी बारी। चैन से बंधी हुई लड़की और कोई नहीं काव्या थी। काव्या तियारा को देखकर हंसने लगती है। ये देखकर काव्या तियारा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। काव्या अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तो मेरी जैसी शक्ल वाली लड़की को उसके सामने मार दोगी और इसे उन्हें दर्द पहुंचेगा? फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, अगर तुम ऐसा करने कुछ सोच रही हो तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। उन्हें मुझसे मेरे जिस्म से लेकर रूह तक पहचानना है। उन्हें उस लड़की को छूते ही पता चल जाएगा कि वो मैं नहीं हूँ। इतने कमज़ोर प्यार नहीं है हमारा जो तुम्हारी इस घटिया चाल में कामयाब होने देगा। काव्या की बातों को तियारा बहुत गौर से सुनने लगती है। अचानक ही तियारा की हंसी छूट जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगती है। तियारा खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज़्यादा मजाकिया हो। तो दोस्तों ये क्या, हमारी काव्या जिंदा है? हाँ, आपने सही सुना, हमारी काव्या जिंदा है। काव्या कैसे मर सकती है? काव्या तो इस कहानी की जान है, हम उसे नहीं मार सकते। ये तो बस एक ट्विस्ट के लिए था। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर गुस्से से कहती है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुम अब पूरी दुनिया के सामने मर चुकी हो। यह सच्चाई है जो सब मान चुके हैं, चाहे तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। काव्या बस तियारा को देखकर छोटी सी स्माइल करती है और फिर कहती है, तुमने उन्हें अपने प्यार जैसे समझ रखा है जो चेहरे और जिस्म की बदौलत प्यार करता है। भले उस लड़की का और मेरा चेहरा एक जैसा था, लेकिन एहसास और जज्बात कभी एक नहीं हो सकते। तियारा अपने कान को हाथ से कवर करके कहती है, ओ प्लीज़ अपना ये भाषण बंद करो। तुम खुद भी जानती हो कि तुमको भी मैं तड़पा तड़पा कर मारने वाली हूँ, तो मुझे ऐसी धमकी देकर बचने की कोशिश कर रही हो। तियारा काव्या से थोड़ी दूर होती है, फिर कहती है, चलो फिर तड़पाने का काम शुरू करते हैं। वह इतना बोलती है कि चैन ऊपर की तरफ खींचने लगती है। इसके साथ ही काव्या भी ऊपर होने लगती है। काव्या को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस तियारा को आने वाली मौत को अपने सामने देख रही थी। काव्या के चेहरा ऊपर होते ही उसके नीचे लोहे की नुकीली कांटे निकलती है। उसके निकलते ही काव्या को नीचे कर दिया जाता है, जिससे काव्या के पैर पर वह नुकीली कांटे धस जाती हैं। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। हर एक कांटे की धार से काव्या के पैर का खून रिस कर बह जाता है, पर काव्या के मुंह से आ तक नहीं निकलती। काफ़ी देर तक कांटों के बीच काव्या के पैर दर्द सहते रहे। फिर कुछ पल में कांटे फर्श के नीचे दब जाते हैं। तियारा काव्या के पास जाकर जलती हुई गर्म लोहे के को हाथ में फेरती लगती है। काव्या चीखना चाहती थी, लेकिन वह अपनी आवाज़ को अंदर ही दबा लेती है। कुछ ही पल में काव्या के हाथ को तियारा पूरी तरह से जला देती है। काव्या का हाथ पूरा लाल हो चुका है कि देख तियारा लोहे का दूर फेंककर काव्या की जबड़े को पकड़कर कहती है, हर रोज़ मैं तुम्हें इसी तरह से दर्द देती रहूंगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी दर्द सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी और तुम ऐसे ही तड़पते हुए मर जाओगी। काव्या बेहोशी की हालत में एक नज़र तियारा को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तो अभी से तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें मुझे जितना दर्द देना है दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तियारा काव्या की जबड़े को छोड़कर कहती है, कितनी पागल हो तुम। इतना बोलते ही तियारा वहाँ से निकल जाती है। काव्या सामने देखते हुए कहती है, बेवकूफ़ तो तुम हो जो अभी से जीत के जश्न मना रही हो। फिर सामने से नजरें हटाकर आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसे आदित्य का चेहरा दिखता है। आदित्य का चेहरा दिखते ही काव्या अपने दर्द को भूलकर मुस्कुराने लगती है। फिर धीरे से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे अटूट प्यार के बीच किसी छलावे में नहीं फंसेंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रात की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। रोहन लकड़ी को इकट्ठा किए जा रहा था।
और जला कर सामने बैठ जाता है। सबरा अपने हाथों को रब करते हुए शिकायत करते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था ना कि तुम मुझे किडनैप करके जंगल में रखने वाले हो, तो मैं अच्छे से रेडी होती। सब रोहान सबरा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। रोहान अचानक से चिल्लाता है, चुप, बिल्कुल चुप, अगर तो अभी तुमने एक भी बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सबरा रोहान के ऐसे चिल्लाने से सहम सी जाती है। फिर कुछ देर बाद मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, डांट क्यों रहे हो, प्यार से भी चुप रहने के लिए कह सकते हो, और वैसे भी मैंने गलत क्या बोला, अगर तुम मुझे पहले बता देते। बोलते हुए सबरा फिर एक बार शुरू हो जाती है। रोहान अपना सिर पकड़ लेता है, ओह गॉड, कैसी मुसीबत को गले लगा लिया मैंने, अच्छा होता इसी उसी गाड़ी में छोड़ देता। तुमने मुझे गले कब लगाया, तुमने मुझे गले कब लगाया, सबरा तुरंत बोलती है। रूहान सबरा को धक्का देकर सीधा उसके ऊपर आ जाता है। रूहान को ऐसे करने से वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सबरा की धड़कनें जोर से धड़कने लगती हैं। वह एकटक रूहान को देखती है। रूहान थोड़ा जोर से बोलता है, मैंने कहा ना बिल्कुल चुप, वरना मैं तुम्हें काट कर जानवरों को खिला दूंगा। मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हें मैंने किडनैप किया है, मुझे एक वक्त नहीं लगेगा तुम्हें मारने में। इतना बोलते ही रूहान उसके ऊपर से हट जाता है। वहीं सबरा लेटी रह जाती है। रूहान उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। काफ़ी देर तक सबरा चुप रहती है, फिर उठकर चुपचाप बैठ जाती है। चारों तरफ देखती है, जहाँ घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। फिर वह रूहान को देखती है जो अब सो रहा था। सबरा खुद के हाथ रब करने लगती है। आग भी अब चलते चलते थोड़ी धीमी हो चुकी थी, जिसमें ठंड का एहसास होने लगता था। सबरा उठकर रूहान के पास जाकर लेटकर उसे टाइटली पकड़ लेती है। रूहान को जैसे ही यह एहसास होता है, वह सबरा को दूर करता है। सबरा रूहान को टाइटली पकड़कर कहती है, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। रूहान को भी एहसास होता है कि सबरा ठंड से कांप रही थी और उसका शरीर ठंडा था। रूहान को सोचते हुए उठता है, फिर अपनी जैकेट उतार कर सबरा को देता है। सबरा जल्दी से उसे लेकर पहन लेती है। अब फिर एक बार रूहान लकड़ी को जलाने लगता है, जिससे आग की तपन से सबरा को राहत मिलती है। राहत के बढ़ने से अब रूहान की आंखें बंद होने लगती हैं। अब एक नज़र सबरा को देखता है जो सुकून से सो रही थी। रूहान उठकर दूसरी साइड जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रूहान की आंखें जैसे ही खुलती हैं तो उसका सीधी नज़र सामने जाती है जहाँ सबरा नहीं थी। वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है। चारों तरफ देखने पर भी उसे सबरा कहीं नहीं दिखती। रूहान को बेचैनी सी होने लगती है। वह उठकर वहाँ से जाने लगता है। वह जंगलों में घूमकर सबरा को आवाज़ देने लगता है, पर सन्नाटों के अलावा वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती। तेज चलने की वजह से उसे अब फिर से एक बार उसकी जांघ पर दर्द होने लगता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें से अब खून भी बहने लगता है, पर उसकी फिक्र किए बिना रूहान का ध्यान तो बस सबरा पर था। वह एक पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रूहान पीछे मुड़कर देखता है तो सामने सबरा खड़ी थी। उसे देखते ही रूहान गुस्से में उसे कंधे को पकड़कर कहता है, कहाँ चली गई थी तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, इसे क्या गार्डन समझ रखा है। जोर से चिल्लाते हुए, जंगल है ये जंगल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बोलते हुए रूहान रुक जाता है। सबरा सिर झुकाए कहते हैं, मुझे प्यास लगी थी तो पानी ढूंढने गई थी। रूहान फिर एक बार उस पर चिल्लाता है, मुझे उठा नहीं सकती थी, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर। बोलते बोलते रूहान रुक जाता है और सबरा को छोड़कर उसकी पीठ करके खड़ा हो जाता है, आंखें बंद करके मन में, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लड़की जिए या मरे। रूहान अब वहाँ से जाने लगता है तो सबरा भी जल्दी से उसके पीछे जाने लगती है। मेरे लिए तो रुको। बोलते हुए सबरा दौड़कर रूहान के पास चली जाती है। रूहान को धीरे धीरे दर्द का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वह बैठ जाता है। उसके बैठते ही सबरा की नज़र सीधे उसकी चोट पर चली जाती है। इसमें तो फिर से खून बह रहा है। रूहान सबरा की बातों को नजरअंदाज करके दर्द को सहते हुए आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव सीधे आदित्य के कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है। आदित्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वह ध्रुव को देखता है कॉल कट कर देता है। ध्रुव आदित्य से बोलता है, आदित्य जैसे तुमने कहा था सब कुछ रेडी है, तियारा को बिल्कुल भनक नहीं होगी, वेल डन। अब एक बात, कोई भी उसे नहीं मारेगा, और बात, कोई भी उसे नहीं मारेगा, मैं उसे आसानी से मरते हुए नहीं देख सकता, सो सबको इन्फॉर्म कर दूं। ये कहते हुए आदित्य तस्वीर को दीवार पर टांग देता है। ध्रुव इस तस्वीर को देखते हुए फिर आदित्य को देखते हुए कहता है, लेकिन वो लड़की थी कौन जो बिल्कुल काव्या की तरह दिखती थी, और उसने काव्या की तरह एक्टिंग क्यों की। आदित्य काव्या के चेहरे को छूते हुए कहता है, इतना तो तुमने सुना ही होगा कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, उसने वाइफी जैसे एक्टिंग क्यों की, ये मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। इस वक्त मेरे लिए मेरी वाइफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कहते ही आदित्य झुककर काव्या की फोटो को चूम लेता है। उसे देखकर ध्रुव मुस्कुरा देता है। आदित्य मुड़कर ध्रुव को देखते हुए, चलो, ध्रुव हमें सिर हिलाते हुए दरवाज़ा खोलता है और दोनों साथ में बाहर चले जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। ओ गॉड, मेरे लिए इतना गुस्सा और काव्या के लिए इतना प्यार, दिस इज नॉट फेयर। अरे यार, जैसे आपकी आदित्य और काव्या की जोड़ी फेवरेट है, वैसे मेरे लिए भी तो है। ये दोनों इस स्टोरी की जान है, फिर मैं उन्हें अलग कैसे कर सकती हूँ। मैं कोशिश भी नहीं कर सकती, मैं उनकी कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, पर स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभी झटके देने ही पड़ते हैं। इस बात पर अगर आप सब स्टोरी सुनना छोड़ दें तो कैसे चलेगा, इसीलिए मुझे थोड़े थोड़े ट्विस्ट देने पड़ते हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, आपको कैसा लगा जब आपको काव्या की मौत की खबर सुनी। मैंने ये एपिसोड इसीलिए बड़ा बनाया है क्योंकि आप टेंशन करते एक दिन ना गुजारनी पड़े, क्योंकि आप भी एंड में हैप्पी हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगती है। और हाँ, आने वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आदित्य अपनी काव्या को जो बचा कर लाएगा